आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सुमंत कुमार हेमंत एविडेंट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण सेगमेंट चोल साम्राज्य एवं अन्य साम्राज्य के बारे में आप लोग के साथ चर्चा करूँगा, जिन्होंने भारतीय इतिहास के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ा। भारत में बहुत से मैक्सिमम एग्जाम में चोल वंश से एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने एविडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एविडेंट क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा बहुत सा वीडियो जो मैंने अभी तक लिया है, जैसे कि मुग़ल साम्राज्य से संबंधित वीडियो, दिल्ली सल्तनत से संबंधित वीडियो, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश से संबंधित वीडियो, सभी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर इसके सजेशन बॉक्स में आपको वहां पर से लिंक मिल जाएगा। एक बार वीडियो ज़रूर जाके देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आते हैं सबसे पहले चोल साम्राज्य का उदय के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इस वीडियो में क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका एग्जामिनेशन रिलेटेड, उसके ऊपर ही बात करेंगे। पहला पार्ट में इसका जितना थ्योरेटिकल पोर्शन है वो देख लेते हैं, और इसी वीडियो के लास्ट में इसका जो भी आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी सब एग्जाम में जो पूछा हुआ है, इसके अलावा अदर पीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चोल साम्राज्य का उदय। चोल साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम था विजयालय। क्या नाम था? विजयालय ने चोल साम्राज्य का स्थापना किया। इसके साथ ही ये शुरुआत में पल्लवों के यहाँ सामंत थे। कहाँ थे? पल्लवों के यहाँ सामंत थे। चोल वंश के सबसे समृद्ध शासक थे जिनका नाम था राजराज। क्या नाम था? राजराज सबसे समृद्ध शासक थे, जिन्होंने 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक राज किया। इनका पुत्र भी बहुत ही प्रतापी शासक था, जिन्होंने शासन किया 1014 ईस्वी से अपना शासन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राजराज को अपने पिता के जीवन काल में ही युवराज बना दिया गया था। पिता के रहते ही इन्हें राजा नियुक्त कर दिया गया था, युवराज बना दिया गया था। उसने त्रिवेंद्रम के चेरों की नौसेना को ध्वस्त कर दिया। त्रिवेंद्रम में जो चेरो वंश उस वक्त राज कर रहा था, उसका नौसेना को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद उसने मदुरई पर आक्रमण किया और पांड्य राजा को भी बंदी बना लिया। ठीक है, चलिए। उसने श्रीलंका पर भी चढ़ाई की और उसके उत्तरी हिस्से को जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि बहुत ही प्रतापी राजा थे, जिसने श्रीलंका के साथ साथ भारत में त्रिवेंद्रम वगैरह, मदुरई वगैरह पर भी जीत हासिल की थी। इसने कोरामंडल तट और मालाबार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाया और भारत को व्यापार का केंद्र बनाया। राजराज के नौसेना पराक्रम का एक उदाहरण मालदीव की विजय था। भारत के दक्षिण में अवस्थित एक देश है मालदीव, वहाँ भी राजराज ने अपना नौसेना के द्वारा, उस वक्त तो वायुसेना तो था नहीं, नौसेना के द्वारा मालदीव को भी अपने साम्राज्य के अंदर ले आया था और मालदीव को हरा दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? राजेंद्र प्रथम ने पांड्य और चेर देशों को पूर्णतः पराभूत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। अच्छा, राजराज के बाद जो शासक पे बैठे उनका नाम था राजेंद्र प्रथम, और राजेंद्र प्रथम ने बहुत ही अपना योग्यता का परिचय दिया, वशिष्ठता का परिचय दिया, सैन्य महत्वाकांक्षा का परिचय देते हुए पांड्य राजा के साथ साथ चेर देशों के भी जो क्षेत्र थे उस पर अपना कब्जा जमा लिया। श्रीलंका की विजय को
परिणति तक पहुंचाने हेतु वहां के राजा और रानी के मुकुट और राज चिन्ह को अपने कब्जा में ले लिया। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, जब श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया तो वहां के राजा का जो राज मुकुट था, उनकी रानी का जो मुकुट था, और साथ ही साथ वहां जो राज चिन्ह था उसे भी अपने अंडर में ले लिया, अपने पास रख लिए, अपने कब्जे में उसको रख लिए। राजेंद्र प्रथम के शासन काल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सैनिक अभियान जो था वो कलिंग के रास्ते बंगाल के ऊपर आक्रमण करना था। कलिंग जो कि उड़ीसा में पड़ता है, और उड़ीसा के रास्ते इन्होंने बंगाल के ऊपर आक्रमण कर दिया, यानी कि दक्षिण भारत के राजा धीरे धीरे मध्य भारत की ओर, पूर्व भारत की ओर आना शुरू कर दिए। इस विजय की स्मृति में, यानी कि जब बंगाल पर आक्रमण किए तो बंगाल को अच्छी तरीक़ा से मतलब कि जीत लिए कौन, राजेंद्र प्रथम। और इस विजय यानी कि बंगाल विजय के स्मृति में राजेंद्र ने गंगई कोडचोल अर्थात गंगा चोल के विजेता की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, कौन सा उपाधि राजेंद्र प्रथम ने धारण की, तो गंगई कोडचोल की उपाधि धारण की। इसके बाद उसने कावेरी के मुहाने पर नई राजधानी बसाई। कहाँ पे नई राजधानी बसाया, कावेरी के मुहाने पे नई राजधानी बसाया, और उसका नाम क्या रख दिया, गंगई कोचोलपुरम। गंगई कोचोलपुरम यानी कि गंगा के चोल विजेता का नगर नाम रख दिया। इसके ये सब जो काम कर रहा है राजेंद्र प्रथम कर रहा है। अब इसके बाद क्या हो जाता है, 10वीं शताब्दी में श्री विजय साम्राज्य फिर से शक्तिशाली हो जाता है, और उसने मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और आसपास के द्वीप को भी शामिल कर लेता है। इतना श्री विजय साम्राज्य समृद्ध शक्तिशाली हो जाता है, जो दूर दूर तक फैला हुआ जो क्षेत्र था मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, उसके आसपास के जितने भी द्वीप थे वो पुनः अपने राज्य में शामिल कर लेता है। इस साम्राज्य पर शैलेंद्र राजवंश का शासन था। किसका शासन था, तो शैलेंद्र राजवंश का शासन था। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो रहा है, शैलेंद्र शासक क्या थे, तो शैलेंद्र जो शासक थे वो बौद्ध थे, और चोलों के साथ उनका संबंध जो था बहुत ही मधुर था। अच्छा, अब इसके अलावा जब हम आपको राष्ट्रकूट प्रतिहार और पाल वंश पढ़ाए थे, उस समय भी शैलेंद्र के साथ उन लोग का व्यवहार था, बहुत ही मधुर था। और खास करके पाल वंश, जिन्होंने पाल वंश के समय में शैलेंद्र राजाओं ने नालंदा के पास एक विहार बनवाया, और उसका भरण पोषण के लिए जो आपका पाल वंश के राजा थे एक गांव दान में दिए थे। अब आते हैं आगे। शैलेंद्र शासक ने नागापट्टनम में एक बौद्ध विहार भी बनवाया, यहाँ भी एक बौद्ध विहार बनवाया नागापट्टनम में, और उनके अनुरोध पर राजेंद्र ने बिहार का खर्च चलाने के लिए एक गांव भी दे दिया। सेम काम हुआ जो नालंदा में हुआ था, वही काम यहाँ भी किया गया है। चोल शासकों ने चीन को कई राजदूत मंडल भेजे, यानी कि संबंध बहुत अच्छा बना रहता था विदेशियों के साथ, इसीलिए यहाँ के राजदूत वहाँ जाते थे और चीन के राजदूत भारत आया करते थे, जिससे दोनों देशों के बीच में सामंजस्य बना रहता था, व्यापारिक सामंजस्य, इसके साथ राजनीतिक संबंध भी बना रहता था। उसके बाद क्या होता है, चोल राज का सतत व्यापारियों वाला एक दूत 70, देखिए चोल साम्राज्य का एक 70 व्यापारी वाला जो था एक दूत मंडल 1077 में कहाँ पहुँचा, चाइना पहुँचा। कब पहुँचा, 1077 में चोल साम्राज्य का 70 व्यापारियों के, जिसे बोलते हैं आज के डेट में कैसे व्यापारी श्रेष्ठ मंडल, किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते तो वहाँ जाता है, तो इसी प्रकार से यहाँ भी चोल साम्राज्य का एक 70 व्यक्तियों का जो व्यापारी मंडल था, बिजनेसमैन था, उसका एक ग्रुप कहाँ पहुँच गया, चीन। अब क्या हुआ, उत्तर चालुक्य की राजधानी कल्याणी थी। अब देखिए उत्तर चालुक्य है, देखिए उत्तर चालुक्य की राजधानी कहाँ थी, तो कल्याणी। ठीक है, उत्तर चालुक्य की जो राजधानी थी कल्याणी थी। अब क्या होता है, चोलों और उत्तर चालुक्यों के बीच के संघर्ष का कारण यह था कि दोनों वेंगी, तुंगभद्रा द्वाब और उत्तर पश्चिम कर्नाटक में गंगदेव पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। चोलों और उत्तर चालुक्य के बीच जो भी झगड़ा होता था उसका मुख्य कारण था कि दोनों वेंगी
तुंगभद्रा के द्वाब पर और उत्तर पश्चिम कर्नाटक में गंगदेव पर दोनों चाहते थे कि मेरा अधिकार हो, इसीलिए दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। जैसे अभी क्या है कि कश्मीर के ऊपर भारत का कब्जा है और पीओके जो अभी पाक ऑक्युपाई कश्मीर है उस पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो दोनों चाहता है कि कश्मीर पूरा का पूरा भारत का हो जाए और पाकिस्तान चाहता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान का हो जाए। भारत के पक्ष वाला चाहता है कि मेरे अंदर आ जाए, उसके पक्ष वाला चाहता है उसके अंदर चला जाए। तो यही संघर्ष का कारण बना हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच। तो उसी प्रकार चोल और चालुक्य के बीच भी जो संघर्ष का कारण था बेंगी, तुंगभद्रा दोआब और साथ ही साथ उत्तर पश्चिम कर्नाटक में गंगदेव पर प्रभुत्व स्थापित करना था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चोल शासकों ने चालुक्य नगरों पर, जिसमें कल्याणी भी शामिल था, ठीक है, कल्याणी भी शामिल था, उस पर हमला कर देता है और वहाँ खूब लूटपाट मचाकर कत्लेआम कर देता है, बहुत से लोगों को मार देता है। देखिए आपका चालुक्य की राजधानी कहाँ है? कल्याणी। तो कल्याणी के ऊपर हमला कर देता है कौन? चोल शासक आपका हमला कर दिया कल्याणी के ऊपर और वहाँ के लोगों को खूब लूटा और बहुत से लोगों का मौत का घाट उतार देता है, यानी कि कत्लेआम कर देता है। उसके बाद चोल साम्राज्य का एक उल्लेखनीय विशेषता यह था कि वह साम्राज्य में सर्वत्र गांवों के स्तर पर स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देता था। यानी कि चोल साम्राज्य के जो भी शासक थे वो चाहते थे कि गांव के जो स्तर उसी के स्तर पर विकास हो, यानी कि गांव में जैसे कि अभी मुखिया वगैरह है, सरपंच है या फिर वार्ड मेंबर है, तो उसी प्रकार जो गांव के सिचुएशन को अच्छी तरीक़ा से समझे और गांव के विकास के लिए जो भी सही कदम हो उसे उठाए। यही काम चोल साम्राज्य का भी था। वो गांव के जो प्रधान रहते थे, मुखिया रहते थे, उनको यह अधिकार दिया जाता था कि आप गांव के विकास के लिए जो भी उचित लगे आपको वो काम करना है, ठीक है। अब आते हैं बेनिसियाई यात्री मार्को पोलो। कौन? मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में केरल की यात्रा की। यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है कि केरल की यात्री या फिर ऐसे आ सकता है मार्को पोलो किस जगह की यात्रा पे आए थे? तो केरल की यात्रा पे आए थे। अच्छा, उनका मार्को पोलो का कहना था जब राजा मरता था तो उसके सभी अंगरक्षक उसके साथ चिता में जल मरते थे। कितना मतलब जैसे सती प्रथा में कैसे था, पति मरता था तो पत्नी भी उसके साथ सती हो जाती थी, उसी प्रकार जब राजा का देहांत होता था उसके साथ उसके जितने भी अंगरक्षक थे वो भी राजा के साथ चिता पे लेट जाते थे और जल जाते थे। बहुत ही दुखद घटना था ये ऐसा विवरण मार्को पोलो ने अपनी पुस्तक में किया है। उसके बाद क्या होता है, चोल साम्राज्य मंडलों या प्रांतों में विभाजित था। अगर कोई साम्राज्य है तो वो तो जाहिर सी बात है कि जैसे बहुत बड़ा देश है इंडिया है, तो भारत क्या विभाजित नहीं है, बहुत से राज्यों में विभाजित है, यूटी में विभाजित है। तो उसी प्रकार उस चोल भी साम्राज्य तो जो मंडलों और प्रांतों में विभाजित था ताकि चोल साम्राज्य के ऊपर अच्छा से शासन किया जा सके, साथ ही साथ चोल साम्राज्य का बहुमुखी विकास हो, अच्छा से विकास हो। इसके अलावा मंडलम बलनाडुओं और नाडुओं में बटे हुए थे। जो भी आपका मंडलम थे, जो मंडल था वो भी बटा हुआ था, मंडलम और नाडुओं में बटे हुए थे। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। चोलकालीन अभिलेखों की प्रचुरता के कारण हमें इस साम्राज्य के ग्राम प्रशासन की अधिक जानकारी मिलती है। तो ग्राम प्रशासन के संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसका आंसर चोल वंश से संबंधित देना है। अगर चोल वंश से संबंधित रहे या चोल वंश के संबंधित कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसमें ग्रामीण प्रशासन के बारे में विवरण करना अति महत्वपूर्ण है। अभिलेखों में 2 सभाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें एक उर है और दूसरा सभा जिसे महासभा भी बोलते हैं। उर का मतलब क्या हुआ कि उर गांव का आम सभा था, लेकिन महासभा के कार्यकलाप के संबंध में हमें अधिक जानकारी मिलती है। तो 2 तरह का वहाँ सभा होता था, उर और सभा। लेकिन उर के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाता है, लेकिन वो ज़्यादा आम सभा था, ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाता है, लेकिन महासभा के क्रियाकलाप के संबंध में हमें
अधिक जानकारी मिलती है। अब आते हैं अगला पॉइंट पे। यह अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मण गांवों के व्यक्त सदस्यों की सभा थी। कौन? सभा यानी कि महासभा जो था, जो अग्रज जाति के लोग जैसे कि ब्राह्मण थे, उनके जो भी व्यक्त सदस्य थे, जो युवा सदस्य थे, उनका जो सभा लगता था उसी को हम लोग महासभा यानी कि सभा के नाम से जानते थे। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ की अधिकांश भूमि लगान मुक्त थी। राजा भूमि के ऊपर कोई लगान नहीं लेता था, ज़्यादातर ज़मीन के ऊपर कोई भी लगान नहीं लेता था। गांव के मामलों को एक कार्यकारिणी समिति संभालती थी। तब गांव का जो भी मामला है उसको एक कार्यकारिणी समिति संभालता था, बना कि गांव स्तर पर ही एक कार्यकारिणी समिति का गठन कर दिया। जो भी गांव में समस्या हो या फिर जो भी करना हो, उसके विकास संबंधित कार्य करना हो, तो उसका जो भी काम था एक करता था कार्यकारिणी समिति, इसको संभालता था। और इस समिति के सदस्य संपत्तिशाली शिक्षित लोग होते थे। उनके पास जो भी समिति के सदस्य होते थे उनके पास आर्थिक रूप से भी सक्षम होने के साथ साथ उनके पास अच्छा ज्ञान होता था, अच्छा नॉलेज वाले इंसान होते थे। सदस्यों का चुनाव पर्ची निकालकर या बारी बारी के अनुसार किया जाता था। अब तो मान लीजिए बहुत से लोग हैं, तो ए है, बी है, सी है, तो किसी एक को बनना है, तो इसीलिए पर्ची के लॉटरी सिस्टम से निकाला जाता था कि इस बार कौन बनेगा। तो जिसका लॉटरी में नाम आ गया तो वो वहाँ का बन जाता था आपका संपत्ति, क्या बोल सकते हैं, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष बन जाता था या फिर सदस्य बन जाता था, कार्यकारिणी समिति के सदस्य बन जाता था। अच्छा, उसके बाद क्या होता था, ये सदस्य हर 3 साल के बाद हट जाया करते थे। अगर आपका नाम आ गया 3 साल तक आप कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहिए, उसके बाद आप हट जाइएगा, कोई दूसरा आदमी को मौका मिलेगा गांव के विकास करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, चोल के शासनकाल में दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला अपने उच्च लेवल पे था, चरमोत्कर्ष पे था। यानी कि चोल के शासनकाल में दक्षिण भारत में एक से एक मंदिर का निर्माण किया गया, और जो उस मंदिर का निर्माण किया गया उसमें ज़्यादातर जो मंदिर का निर्माण हुआ वो आपके द्रविड़ शैली में हुए थे। और उत्तर भारत में अगर मंदिर का निर्माण हो रहा था तो वो था आपका नागर शैली में, और मध्य भारत के आसपास में जो शैली का निर्माण हुआ वो हो रहा था विमानन शैली में। ठीक है, तो दक्षिण भारत में कौन सा शैली में हो रहा था, तो ये द्रविड़ शैली में निर्माण किया जा रहा था। बहुत से मंदिरों का निर्माण उस वक्त करवाया गया। इस शैली की मुख्य विशेषता यह थी कि यह गर्भगृह के ऊपर एक के बाद एक कई मंदिर का निर्माण हो जाता था। कितना? एक के एक बहुत से मंदिर का निर्माण हो जाता था। तल्ला, 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, बहुत सा तल्ला का निर्माण हो जाता था। अच्छा, मंजिलें 5 से 7 तक होती थी, 5 मंजिला 7 मंजिला होता था। वो एक खास शैली से बनी होती थी जिसे विमान शैली यानी कि विमानन शैली के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के मुख्य भवन के सामने सामान्यतः स्तंभों पर बना हुआ एक विशाल कक्ष होता था। बहुत बड़ा रूम रहता था, बहुत बड़ा कक्ष रहता था, जिसकी छत सपाट होती थी। जिसकी छत कैसी होती थी? सपाट होती थी। स्तंभों पर खूब अलंकृत के खूब सजाया जाता था। स्तंभ जो था वो खूब सजाया जाता था, तथा इस कक्ष को हम लोग मंडपम कहते थे। क्या कहते थे? मंडपम कहते थे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि देवदासियां नृत्य करती थी। ये देवदासियां देवताओं की सेवा में समर्पित स्त्रियां थी। यानी कि देवता यहाँ पे राजाओं के सेंस में बोला गया है, राजाओं के लिए समर्पित स्त्रियां था। ये नृत्य वगैरह करती थी और राजा का विशेष ख्याल रखती थी। चलिए, मंदिर के चारों ओर एक विशाल परिक्रमा पथ था। मंदिर अगर है तो इसके चारों तरफ एक विशाल परिक्रमा पथ हुआ करता था, जो ऊंची 4 दीवारी से घिरा रहता था। एक बाउंड्री रहता था, उसकी 4 दीवारी से ये घिरा रहता था। ठीक है। अच्छा, अब 4 दीवारी में जगह जगह ऊंचा सिंहासन बना रहता था, जिसे गोपुरम कहते थे। 4 दीवारी जो था, आपका बाउंड्री जो था, उसके जगह जगह पर कुछ कुछ जगह पे ऊंचा ऊंचा सिंहासन बना रहता था, ताकि जो भी राजा हो, उसके मंत्रिमंडल के सदस्य हो, रानी हो
या राज परिवार का कोई सदस्य हो वो स्त्री लोग का डांस देख सके, नृत्य देख सके। और वो जो सिंहासन था उसे हम लोग गोपुरम के नाम से जानते थे, गोपुरम कहते थे। मंदिर का खर्च चलाने के लिए आमतौर पर उन्हें राजस्व भूमि प्रदान किया, राजस्व मुक्त भूमि प्रदान किया जाता था। जो भी मंदिर का, जैसे मंदिर है तो उसके लिए कुछ पैसा चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जो भी भूमि उन लोग को आवंटित करते थे उस पर किसी भी प्रकार का मंदिर को कर नहीं देना पड़ता था। इसके अलावा आसपास के कुछ गांवों से उन लोग के लिए राजस्व का भी व्यवस्था किया जाता था, जिससे मंदिर आसानी से चलता रहे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जैसे कि द्रविड़ शैली के मंदिरों का आरंभिक उदाहरण जो है कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है। तो कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है, तो कांचीपुरम में है। साथ ही साथ 21 शैली पे आधारित है, तो यह द्रविड़ शैली के ऊपर आधारित है। राजराज प्रथम द्वारा तंजौर में बनाया गया बृहदेश्वर मंदिर प्रमुख है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। क्या है कि राज प्रथम द्वारा तंजौर में कौन सा मंदिर बनाया गया, तो बृहदेश्वर मंदिर प्रमुख है। इसे राज मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर कहा जाता है, राज मंदिर भी कहा जाता है। अभी क्या होता है, मंदिर स्थापत्य का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण है आपका गंगई कोंडपुरम का मंदिर। बहुत ही उत्कृष्ट मंदिर है। वहाँ पर जो भी वास्तुकला का, स्थापत्य कला का एक से एक नमूना आपको देखने को मिलेगा। गंगई कोड चोलापुरम का जो मंदिर है वहाँ। अच्छा, अब आते हैं होयसल पर। होयसलों की राजधानी हेलीबीड थी। देखो ये भी ह से है, ये भी ह से है। तो होयसल लोग का राजधानी कहाँ था, हेलीबीड में काफ़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण करवाया गया। दक्षिण भारत में एक से एक मंदिर है, जैसे मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, एक से एक रामेश्वरम मंदिर है। तो दक्षिण भारत में मंदिर इस वक्त अपने चरम स्तर पे था। एक से एक मंदिर का निर्माण उस वक्त करवाया गया। और होस्लो के समय में जिसकी राजधानी हेलीबीड थी, वहाँ भी काफ़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण करवाया गया। और इनमें सबसे भव्य जो मंदिर है वो है होलेश्वर मंदिर। यह चालुक्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। कौन सा शैली का, चालुक्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस काल में दक्षिण भारत में मूर्ति कला ने एक नई ऊंचाई को प्राप्त किया, स्पर्श किया। जो समय चल रहा था आपका चोल के समय का, चालुक्य के समय का, इस काल में जो भी दक्षिण भारत में मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत उत्कृष्ट प्रकार के मंदिर का निर्माण किया गया। और उस समय जो मंदिर का निर्माण किया गया एक अलग ऊंचाई उसका रहा, बहुत उत्कृष्ट लेवल का रहा उसका। इसका एक उदाहरण आपका श्रवण बेलगोला की गोमतेश्वर मंदिर की विशालकाय मूर्ति है। किसका, श्रवण बेलगोला की आपका गोमतेश्वर मंदिर की विशालकाय मूर्ति है। तो ये आपका श्रवण बेलगोला पड़ता है, आपका कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। और यही श्रवण बेलगोला में ही मौर्य वंश के जो प्रथम शासक थे यानी कि संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु भी हुआ था वहीं पे, जो लास्ट में अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में जैन धर्म को अपना लिए थे। इस काल की नटराज की प्रतिमा, खास तौर पर उनकी कांस्य प्रतिमा, इस कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने मानी जाती है। उस समय जो नटराज की मूर्ति का, जो कांसा का नटराज का मूर्ति बना था, उस समय का सबसे अच्छा नमूना माना जाता है कि उससे अच्छा मूर्ति कांसा का बना ही नहीं। संस्कृत को उच्च संस्कृति की भाषा मानी जाती थी तथा इस काल की एक उल्लेखित विशेषताएं क्षेत्रीय भाषाओं का विकास था। उसी समय धीरे धीरे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भी होने लगा, पर संस्कृत एक उत्कृष्ट भाषा था, उसका अलग ही इज्जत था सभी भाषाओं में। 6वीं से 9वीं सदी तक तमिल देश में अनेक लोकप्रिय संतों का पदार्पण हुआ, मतलब
बने, बहुत से संत उस वक्त बने, जिसमें से अलवर नयनार कहे जाने वाले ये संत विष्णु और शिव के उपासक थे। किसके किसके? अलवर जो थे, अलवर हो गए, नयनार हो गए, ये विष्णु और शिव के भक्त हुआ करते थे। अगला है कंबल का काल। कंबल का जो काल था, जो विद्वानों की राय में 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 12वीं शताब्दी का प्रारंभिक चरण था। तमिल साहित्य युग का स्वर्ण युग था। कौन सा? तमिल साहित्य युग का स्वर्ण युग कौन था? तो कंबन का काल। ठीक है, चलिए। कंबन की रामायण को तमिल साहित्य की उच्चतम कोटि की रचना माना जाता है। जो उस वक्त कंबन की रामायण ग्रंथ है, उसका तमिल साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त है और तमिल साहित्य की उच्च कोटि की रचना मानी जाती है। पंपा पोन्ना और रन्ना कन्नड़ काव्य के रत्न माना जाता है। ठीक है, पंपा पोन्ना और रन्ना कन्नड़ काव्य के रत्न माने जाते हैं। चालुक्य राजा के दरबार में नन्नैया ने महाभारत का तेलुगु पाठ तैयार करना आरंभ किया था। किसने? तो उनका नाम था नन्नैया ने महाभारत का तेलुगु पाठ तैयार करना शुरू किया था, जो कि चालुक्य राजा के दरबार में रहते थे। उनके आरंभ किए गए कार्य को 13वीं सदी में टिकनन ने पूरा किया। स्टार्ट आपका शुरुआत कौन कर गए? शुरुआत करने का श्रेय महाभारत को जाता है तेलुगु भाषा में, उनका नाम है नन्नैया। परंतु जो अंतिम रूप से उसका अंतिम रूप जो दिए उस महाभारत पुस्तक का, उनका नाम है तिकन्ना। क्या नाम है? तिकन्नन। चलिए, अब हम आ जाते हैं लुसेंट बुक पे। यहाँ पर आपको 100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत उम्दा लेवल का क्वेश्चन है, जो बहुत ही अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं। जो बहुत से राज्य पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ एसएससी, रेलवे वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक बहुत अच्छी बुक है, प्रैक्टिस करने के हिसाब से बहुत अच्छी बुक है, इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर लगाना। ध्यान से सिर्फ सुनिएगा क्वेश्चन, अगर आए तो वीडियो पॉज करके पहले आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आए तो समझना है, याद करना। 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा तो बहुत से क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या है ना, रिवीजन आपको बार बार करना है। जब जितना अधिक आप रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम में, आप उतना कम कंफ्यूज रहेंगे। अगर आप रिवीजन कम करके जाएंगे तो आप कंफ्यूज करेंगे, इसलिए आपको रिवीजन करना है। वीक में संडे का दिन बनाए कि उस दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना। नया पढ़िए ठीक है, बट आप जब रिवीजन नहीं करेंगे तो वो चीज़ आप भूलते जाएंगे। इसलिए आपको रिवीजन एकदम डे बाय डे करना, डे बाय डे भी करना, और संडे को स्पेशल रूटीन ही डाल देना कि आपको दिन भर रिवीजन करना है। समय का सदुपयोग कीजिए। ये समय जब आपके हाथ से चला जाएगा तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। टारगेट फिक्स कीजिए कि नहीं, हमको यही चीज़ का तैयारी करना है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तब जैसे रेलवे का फॉर्म है, रेलवे भर दिया, एसएससी का फॉर्म है, एसएससी भर दिया, बैंक का फॉर्म है, बैंक का भर दिया। तो इसमें क्या हो जाता है, जब बीपीएससी का है तो बीपीएससी जेपीएससी सब जगह फॉर्म भर रहा है, तो इसमें लड़का कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाता है। बैंक का सिलेबस अलग है, जेपीएससी का सिलेबस अलग है, बीपीएससी का सिलेबस अलग है। तो ध्यान रखना है कि टारगेट सेट करना है और उसी के अनुरूप काम करना है। एक आपके बहुत ही अमीर व्यक्ति, शायद नाम उनका है, अलीबाबा फाउंडेशन का क्या नाम है, मार्क करके शायद कुछ नाम है। तो वो बोले थे कि अगर आपको 100 फीट का गड्ढा खोदना है, 100 फीट का कोई गड्ढा खोदना है, तो अगर आप 100 गड्ढा 1-1 फीट के खोदिएगा तो ये एफर्ट आपका बर्बाद हो जाएगा, बेकार चला जाएगा, ये आपका एनर्जी बेकार चला जाएगा। बट अगर आप
एक ही जगह 100 फीट गड्ढा को अगर खोद दीजिएगा तो वहाँ से पानी निकल सकता है। इसलिए मेहनत कीजिए और टारगेट को फिक्स कीजिए कि अगर आप झारखंड एसएससी अगर या जेपीएससी बीपीएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसका आप तैयारी कर रहे हैं का टारगेट अगर लेके चल रहे हैं तो आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना है। जिस प्रकार अर्जुन ने मछली के पूरे शरीर के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करके सिर्फ मछली के आँख के ऊपर ध्यान केंद्रित किया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पूर्व मध्यकाल का जो समय था 650 से लेकर 1206 तक था। 1206 के बाद आपको पता ही है कि दिल्ली सल्तनत का शासनकाल स्टार्ट हो जाता है, जो 1206 से लेकर 1526 तक चलता है। पानीपत के प्रथम जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। 1526 से लेकर 1857 तक आपका भारत में मुगल राजवंश शासन किया, परंतु मेन रूप से 1707 में जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ उसी समय तक भारत में मुगल का शासन रहा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन 1 कहता है कि ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबार में थे? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। किसमें? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आपके राजकीर्ति के जो रचयिता थे वे थे। ठीक है, देखिए फिर से क्वेश्चन समझिएगा। ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता क्या इनका नाम है? इस रचयिता का नाम है रविकीर्ति, जो थे आपके पुलकेशिन II के शासनकाल में उनके दरबार में दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में क्या है? राज और राजवंश दिया हुआ है। सूची 2 में इसका राजधानी दिया हुआ है। तो मिलाइए। जैसे कि चालुक्य का राजधानी कहाँ था? तो बदामी था, ये चीज़ आप जानते हैं। पूर्वी चालुक्य का कहाँ था? तो बेंगी था, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिमी चालुक्य का जो राजधानी था वो कहाँ था? आपका कल्याणी, यानी कि जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे आइए, एक है राज और दूसरा है उसके संस्थापक। बतापी के चालुक्य वंश के राज्य के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था आपका पुलिकेशिन I। क्या नाम था? पुलिकेशिन I। बेंगी के चालुक्य या फिर पूर्वी चालुक्य के जो आपके संस्थापक थे उनका नाम था कुब्ज विष्णुवर्धन। और कल्याणी के ही चालुक्य यानी कि पश्चिमी, देखिए यहाँ पूर्वी चालुक्य है, यहाँ पश्चिमी चालुक्य। पश्चिमी चालुक्य के जो संस्थापक थे उनका नाम था तैलप द्वितीय। क्या नाम था? तैलप द्वितीय। और कांची के जो पल्लव के संस्थापक थे उनका नाम था सिंहगुप्त। यहाँ से भी आपको 4 क्वेश्चन अलग अलग तरीका से पूछ सकता है कि कांची के पल्लव के संस्थापक कौन थे? तो सिंहगुप्त। तो कल्याणी के चालुक्य यानी कि पश्चिमी चालुक्य जिन्हें बोला जाता है उनके संस्थापक कौन थे? तो उनके संस्थापक थे तैलप II, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अब बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? तो उस चालुक्य शासक थे पुलकेशिन I। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। किस चालुक्य शासक ने थानेवार व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया? कन्नौज के महान शासक जो थे उनको पराजित करने का जो श्रेय जाता है वो श्रेय जाता है पुलकेशिन II को। देखिए उस समय के बहुत महान राजा आपके थे हर्षवर्धन, जिसके शासनकाल में हुयनसंग भारत आया था, तो उन्हें नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया था। चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष कहाँ से आरंभ हुआ? किसने आरंभ किया? तो ये आरंभ करने का श्रेय जाता है पुलकेशिन II को। किसको? पुलकेशिन II को। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन II की हत्या कर बदामी पर कब्जा कर लिया तथा बतापी कोंडा यानी कि बतापी का विजेता का उपाधि धारण किया? तो ये उपाधि धारण करने का श्रेय जाता है नरसिंहदेव बर्मन I। नरसिंहदेव बर्मन को इसका जाता है
उपाधि धारण किया? नरसिंहदेव बुआ ने उपाधि धारण किया आपका बटापी कोंडा का। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल, पांड्या को हराया, जिस कारण से वो तीनों समुद्र यानी कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब महासागर के स्वामी भी कहलाए? तो ये जो श्रेय जाता है, ये जाता है विक्रमादित्य प्रथम को। किनको? विक्रमादित्य प्रथम को जाता है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा का क्या नाम था? तो उनका नाम था राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाने का जो श्रेय जाता है, ये श्रेय जाता है आपका राष्ट्रकूट को। किसको जाता है? राष्ट्रकूट को। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे तथा राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी। पता चलेगा कि आप रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये श्रेय जाता है राजराजा प्रथम को। किसे? राजराजा प्रथम को ये जाता है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वो थे पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो ये राजधानी आपका था तंजौर। कौन था? तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई में थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देखिए क्वेश्चन तो आ गया। राष्ट्रकूट साम्राज्य के जो संस्थापक थे ये थे दंती दुर्ग। निम्नलिखित राजवंशों में किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया पर विजय प्राप्त किया? तो ये चोल शासकों ने प्राप्त किया। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चालुक्य ने करवाया था। पल्लवों के एकाशीय रथ मिलने का स्थान कहाँ है? तो एकाश्वीय रथ जो पल्लवों को मिला, ये स्थान आपका है महाबलीपुरम। कहाँ है? महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? तो होयसल की राजधानी का नाम था आपका द्वार समुद्र। क्या था? द्वार समुद्र। और इसे आपको वहाँ बताए थे होयसिंगगंज भी था, वो भी राजधानी का ही नाम था। अच्छा, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो ये पल्लवों की रुचि को महाबलीपुरम दर्शाता है। चलिए, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव साम्राज्यों की जो राजधानी थी वो देवगिरी थी। चोल साम्राज्य ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो वो धर्म का संरक्षण दिया था शैव धर्म को। साथ ही साथ वो बौद्ध धर्म का भी मैंने मानता था, बौद्ध धर्म को भी मानता था चोल साम्राज्य ने। लेकिन आपका संरक्षण देने का जो श्रेय जाता है आपका शैव साम्राज्य को जाता है, शैव धर्म को जाता है। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना सर्वोच्चता स्थापित की? भारतीय नौसेना का जो पावर था उसको स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? कौन सा भारतीय शासक को जाता है? तो ये भारतीय शासक का नाम आपका है राजराज प्रथम, राजराजा प्रथम। रवि कीर्ति, देखिए रवि कीर्ति फिर आगे हैं, पहला क्वेश्चन में भी थे। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर यानी कि मेघूती मंदिर ऐहोल का संबंध किससे है? तो ये जो संबंध आपका है जैन धर्म से है। ऐहोल का लाड खां मंदिर, कौन सा? लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान सूर्य हैं, भगवान सूर्य को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पापनाथ का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये चीज आपको किस वंश ने करवाया? पापनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया? तो ये बतापी के चालुक्य वंश थे। कौन थे? बतापी के चालुक्य वंश थे। मत विलास प्रहसन नाटक के रचयिता कौन है? मत विलास प्रहसन नाटक के जो रचयिता हैं वो हैं आपके महेंद्र वर्मन वन। क्या नाम उनका है? महेंद्र वर्मन वन, यानी कि प्रथम। विचित्र चित्र
मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन थे? तो इनका नाम था महेंद्र वर्मन द्वितीय। क्या नाम था? महेंद्र वर्मन द्वितीय ने विचित्र चित्त, मत विलास आदि उपाधि धारण की। प्रश्न संख्या 29 पे आइए। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के शासन काल में हुआ? तो ये शासन काल था आपका पल्लव का। प्रश्न संख्या 30 देखिए, इधर मंदिर का निर्माण शैली है, इधर प्रतिपादक का नाम दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन पे आप अगर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि महेंद्र वर्मन शैली, जो कि प्रतिपादक किसके थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। मम्माल शैली यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम। राजसी शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय। और अपराजित शैली के जो प्रतिपादक थे उनका नाम था नंदी वर्मन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। ममालपुरम किसका समानार्थी है? तो ये समानार्थी आपका है महाबलीपुरम का। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना था? नौसेना चोल के पास था। भगवान नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति, जिसे भरतनाट्यम शिल्प कला है में स्थित है, ये कहाँ स्थित है आपका? तो ये स्थित आपका है चिदम्बरम में। कहाँ है? चिदम्बरम में अवस्थित है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो राष्ट्रकूट को उखाड़ फेंकने का श्रेय जाता है तैलप द्वितीय को। किसे जाता है? तैलप द्वितीय को। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य जो था सुसंगठित स्थानीय स्वशासन को, यानी कि वो आपका ग्रामीण स्तर पर भी चाहते थे कि अच्छा शासन व्यवस्था हो, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। अच्छा, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर एवं डॉट डॉट के बीच में बनाया गया। कब से कब बनाया गया आपका एलोरा का मंदिर? तो ये जो अवधि है 700 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया। 3 मुख वाली ब्राह्मण विष्णु एवं महेश, ब्रह्मा विष्णु महेशा बोलते हैं ना, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेशा की जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में है? तो ये आपको बताना है। तो इस गुफा का नाम है एलिफेंटा की गुफा। कहाँ है? एलिफेंटा की गुफा। हुएनसंग ने कांची प्रवास के समय पल्लव शासक, जब हुएनसंग यानी कि हर्षवर्धन के समय में आया था ना, तो कांची प्रवास के समय में उस वक्त के पल्लव शासक का नाम आपको बताना है, वो थे नरसिंह वर्मन मामल। ठीक है, अब मिलाना है आपको। इधर क्या है? तब इधर पल्लव कालीन शासकीय प्रशासन का विभाजन, और इधर हो गया उसके जो प्रधान थे उसका क्या नाम हुआ करता था? तो पहले आपको राष्ट्र या कि प्रांत के बारे में बताना है। राष्ट्र और प्रांत के क्या थे? तो इसका जो राष्ट्र यानी कि प्रांत का जो प्रधान हुआ करता था वह राष्ट्रिक था, और जो विषय यानी कि जिला का प्रधान हुआ करता था तो वह विषयक था। नाम से देखिए ना, राष्ट्र का राष्ट्रिक, विषय का में आपका विषयक। उसी प्रकार कोट्टम का जो प्रधान हुआ करता था, तो कोट्टम के जो प्रधान थे वो थे देशाधिकृत, और ग्राम के पंचायत को हम लोग क्या बोलते थे? ग्राम भोजक। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 का 2 यानी कि 1 का 2, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40 में अब आते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है जिसको ध्यान से देखना है। अलबारो यानी कि वैष्णव संतों एवं नायनारी यानी कि अडियारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में प्रारंभ किया गया? तो वैष्णव संतों एवं शैव संतों के द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया वो किया गया आपका पल्लव राजवंश के समय में। कौन सा राजवंश के समय में? पल्लव राजवंश के समय में। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो अनुवाद करने का श्रेय जाता है पेरू
देश देवनार, क्या नाम है, पेरुन देवनार को इसका श्रेय जाता है। मलालपुरम के मंडप मंदिरों तथा रथ मंदिरों जिसे सप्त पगोडा का भी नाम दिया गया का निर्माण किसने करवाया गया, तो मंडप मंदिरों तथा रथ मंदिरों यानी कि सप्त पगोडा का निर्माण करवाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम को। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर यानी कि राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, तो एक कांची के कैलाशनाथ मंदिर को कहा जाता है। राज्य चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था, जो बंगाल में विजय प्राप्त किया था, उसके बाद वहाँ एक उपाधि भी धारण के साथ ही साथ कावेरी के द्वार पे राजधानी भी बनाया, तो इसका जो आंसर था है वो है आपका महिपाल प्रथम। बंगाल के जो शासक थे उनका नाम था महिपाल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 45 पे आइए। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने ज़ोरोएस्ट्रियन यानी कि पारसियों को शरण दी, जो दक्षिण जो पारसी यानी कि पार्शियल गल्फ बोलते हैं ना ईरान को, जो ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुँचे थे, एक कौन थे, ये जो शरण दिए थे ये दिए थे राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने शरण दिया था। चलिए अब क्वेश्चन 46 पे आते हैं। बेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया, तो चोल साम्राज्य में विलय करने का श्रेय जाता है राजेंद्र तृतीय को। राजेंद्र तृतीय को जिन्हें कोलुटुंगा चोल प्रथम भी कहा जाता है, कोलुटुंगा चोल प्रथम भी कहा जाता है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया, तो ये जाता है विक्रमादित्य षष्ठ को, विक्रमादित्य षष्ठ को। विक्रमाचरित की रचयिता बिल्हन एवं मित्राक्षा के रचयिता विज्ञानेश्वर किसके संरक्षक शासक थे, उसको कौन सा शासक जो थे संरक्षण प्रदान किए थे, वो किए थे विक्रमादित्य 6 यानी कि षष्ठ। तो दोनों देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो दोनों बुक का नाम इंपॉर्टेंट है। मित्राक्षा के जो रचनाकार हैं बहुत एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है रेलवे वगैरह के एग्जाम में, तो ज्ञानेश्वर है, और उसके अलावा जो है विक्रमाचरित्र के जो रचयिता हैं उनका नाम है बिल्हन। क्या नाम है, बिल्हन। बीपीएससी जेपीएससी में भी आपका प्री लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन ये सब आने का संभावना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है, तो इसका जो विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा क्या थी, पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। क्या थी, संस्कृत थी। गोपुरम यानी कि मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर से मिलता है, तो ये मंदिर का नाम है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। क्या नाम है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं, तो वह राज्य का नाम आपका है कर्नाटक। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो ये उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे चोल वंश के राजा आपका उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो ये जो युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच में, ऑप्शन नंबर बी हुआ, राष्ट्रकूटों के बीच में। एलोरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये श्रेय आपका जाता है राष्ट्रकूटों को जाता है। उसके बाद आ जाइए 56। देखिए ये सब क्वेश्चन देखिए यूपीपीएससी में पूछा हुआ है। तो द्रविड़ शैली में मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य था, तो इसका तात्पर्य था शिखर, एक ऊंचाई, गोपुरम का तात्पर्य था। एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध है, केवल कौन सा धर्म से संबंधित है, ये चीज़ आपको बताना है।
सॉरी, एक मिनट। देखिए, द्रविड़ शैली में मंदिरों में गोपुरम का क्या तात्पर्य था? तो गोपुरम का तात्पर्य था तोरण के ऊपर, वो बोलते ऊपरी भाग ना, हम शिखर बोल देते, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिले इमारत से। किससे है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिले इमारत से। एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल किससे है? तो ये जो संबंध है आपका हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म के सभी लोगों से है। निम्नलिखित में से चोल साम्राज्य की विशेषता क्या थी? तो चोल साम्राज्य का जो विशेषता था वो क्या था? तो चोल साम्राज्य का जो विशेषता था वो था ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ग्राम के ऊपर बहुत, हम बताए थे ना, ग्राम के ऊपर बहुत उन लोग का ध्यान रहता था। 59 क्या है? चोलों का राज्य किस क्षेत्र तक फैला हुआ था? तो चोलों का राज्य जो फैला हुआ था कोरामंडल तट, दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात क्या थी? तो वो था नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा, बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का था। चोल युग का प्रसिद्ध निम्नलिखित में, मतलब चोल युग क्यों प्रसिद्ध था? तो ये जो प्रसिद्ध था आपका ग्रामीण सभाओं के लिए। किसके लिए? ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं दिवालय की स्थापना की? तो ये श्रेय जो जाता है, ये श्रेय कृष्ण तृतीय को जाता है। किन्हें जाता है? कृष्ण तृतीय को ये श्रेय जाता है। 63 नंबर। अच्छा, मार्को पोलो के पांड्या राज में भ्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? मार्को पोलो जो केरला आया था और उस समय जो पांड्या राजा थे उनका नाम था मारवर्मन कुलशेखर। क्या नाम था? मारवर्मन कुलशेखर नाम था। अब क्वेश्चन नंबर आइए 64 पे, 64 नंबर पे आते हैं। चलिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैलाश मंदिर का निर्माण करने का श्रेय जाता है कृष्ण प्रथम को। छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ है। किसने मयान खेत यानी कि मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? ये जो श्रेय जाता है अमोघ वर्ष को। किन्हें जाता है? अमोघ वर्ष को। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीन कीर्ति कवि राज्य मार्ग की स्थापना की? कवि राज्य मार्ग की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है, इस श्रेय जाता है आपका अमोघ वर्ष को। राष्ट्रकूट राज्य में राष्ट्र यानी कि प्रांत का प्रधान कौन कहलाता था? तो प्रांत का जो प्रथम कहलाता था वो राष्ट्रपति कहलाता था। किस राजवंश में काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो ये उत्पत्ति का जो काल माना जाता है वो आपका राष्ट्रकूट माना जाता है। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं थे? तो त्रिरत्न में जो शामिल नहीं थे उनका नाम है सायन। क्या नाम है? सायन। पम थे, पुन्ना थे और रन भी थे। तो शामिल कौन नहीं थे? तो सायन शामिल नहीं थे। तो अब देखिए, इसमें ग्रंथकार है और ग्रंथ का नाम लिखा हुआ है, उसको आपको मिलाना है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है, पंप ग्रंथ कौन लिखे थे? तो पंप के द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो है आदिपुरम है। क्या है? आदिपुरम है। पुण्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम है शांतिपुरम। रन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम है अजित पुराण। और शकटायन के लिखा गया ग्रंथ का नाम है अमोघ वृत्ति। तो पम कौन सा ग्रंथ लिखे? आदि पुराण। पुण्य कौन लिखे? शांति पुराण। और रन के कौन सा ग्रंथ लिखे? उनका नाम है अजित पुराण। और शकटायन कौन सा ग्रंथ लिखे? उसका नाम है अमोघ वृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर प्रथम। राष्ट्रकुलीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। तो कहाँ पे नमूने मिलते हैं? आपका एलोरा में भी मिलता है, एलिफेंटा में भी मिलता है, यानी कि ए और बी दोनों। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा का मंदिर कहाँ मिलता है? ये सब जो मिलता है आपका एलोरा में मिलता है। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी यानी कि धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी है? तो ये गुफाएं आपकी है एलिफेंटा की। कौन सी है? एलिफेंटा की।
निम्नलिखित देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन 2003 में, इस पर विचार कीजिए। कौन सा सही है इसके बारे में आपको बताना है, कौन सा सही है वो बताना है आपको। तो चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, स्थापित तो किया था सबको हराकर। अच्छा, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की तथा उसके कुछ भाग भी जीते, बिल्कुल जीत लिया था, उसका बहुत से भाग को अपने कब्जे में ले लिया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं, तो ये स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो हेलीवुड जो उसका राजधानी था, और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो यह संबंध स्थापित किया गया है वेंगी के चालुक्य के द्वारा। किसके? वेंगी के चालुक्य के द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की काष्ठ की प्रतिमा में देवाकृति प्राय कैसे दिखाई गई है? तो वो चतुर्थ भुज 4 भुजाओं के साथ दिखाई गई है। कितना भुजाओं के साथ? 4 भुजाओं के साथ दिखाई गई है। चलिए फास्ट करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। 9वीं सदी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो चोल साम्राज्य की नींव डालने का जो श्रेय जाता है, किसको जाता है? आपका ये जो नींव डालने का जो श्रेय आपका जाएगा, ये जाएगा आपका विजयालय को। चोल वंश का नींव कौन डाला था? तो शुरुआत में वीडियो के शुरुआत में बोले थे कि विजयालय के द्वारा चोल वंश की नींव डाली गई। अगला क्वेश्चन पे आइए, 79। सुगंध वृत्त यानी कि करों को हटाने वाला उपाधि किस चोल शासक ने धारण किया था? तो ये चोल शासक का नाम क्या था? तो इनका नाम था राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय। इधर ग्रंथ है, इधर ग्रंथकार है, तो आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ के ग्रंथकार कौन है। जैसे पेरिय पुराणम, इसके रचयिता जो हैं सेकिलार थे। दूसरा बुक है वेद स्वयं, इसके जो रचयिता हैं बुद्ध मित्र हैं। और लास्ट जो किताब है कलिंग तुपरणी के जो लेखक थे, इनका लेखक का नाम है जयगोंदन। क्या नाम है? जयगोंदन। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चोल राज्य की राजधानी तंजौर, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? किसके शासनकाल में राजधानी बना था? तो ये जो श्रेय जाता है आपका विजयालय के शासनकाल में बना था। किसके शासनकाल में? विजयालय, जो कि चोल वंश के संस्थापक भी थे। चोल राजवंश के संस्थापक विजयालय पहले किसके सामंत थे? तो ये किसके सामंत थे ये आपको बताना है। तो ये पल्लव के पहले सामंत थे। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? तो इसके स्थापना करने का जो समय है वो समय है आपका 846 ईस्वी। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये जो श्रेय जाता है प्रातंग प्रथम को। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकट्य के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? ये जो सूत्रपात किया राजा प्रथम के द्वारा किया गया। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधपुरम को नष्ट कर दिया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो इसमें पूछा है कौन सा चोल का शासक है जो श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया? डायरेक्ट ही इतना ही समझिए। तो ये जो है राजा प्रथम। कौन किया? तो राजा प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बताया तथा मुंडली चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी कहाँ बनाया गया? तो इस नए प्रांत की राजधानी जो बनाया गया पोलबरू में। किसमें? पोलबरुआ में बनाया गया। चोलों की पहली समुद्री विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो श्रेय जाता है आपका राजा 2 को। किन्हें जाता है? राजा 2 को जाता है ये श्रेय। किस चोल शासक ने
यशस्वी विजयों का समापन मालदीप विजय के साथ किया। तो ये राजा प्रथम थे। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण की भूमि का सर्वेक्षण किया? तो ये सर्वेक्षण करने का श्रेय भी राजा प्रथम को ही जाता है। किस चोल शासक ने श्रीलंका के विशेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका पर पूर्णतः कब्जा कर लिया? तो पूर्णतः कब्जा करने वाले भी थे राजेंद्र प्रथम। कौन थे? राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के ऊपर पूर्णतः कब्जा कर लिया। ठीक है, श्रीलंका के ऊपर पूर्णतः कब्जा कर लिया। किसने चिदम्बरम के निकट गंगट्टी कोंडापुरम बसाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाई? तो ये जो राजधानी बनाने का श्रेय जाता है राजेंद्र प्रथम को जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कलिंगा, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैन्य अभियान था? साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। तो ये भ्रम को जो तोड़ने वाले थे उनका नाम भी राजेंद्र प्रथम था। कौन थे? राजेंद्र प्रथम। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा द्वीप पर विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोत्तवर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह एवं मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कड्राल यानी कि आधुनिक किद्दाक सहित 12 द्वीपों पर अधिकार प्राप्त कर लिया? तो ये प्राप्त करने का अधिकार जो था एक कौन के? राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया। ठीक है, अभी है किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? वहाँ पर 70 था, यहाँ पर 92 वही चीज़ है, मिस प्रिंट सब है। 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल आपका चीन भेजा था। तो चीन भेजने वाले कौन थे? कुलोत्तुंगा चोल प्रथम। कौन थे? कुलोत्तुंगा चोल प्रथम। अब यहाँ पे आ जाइए, इधर है चोल प्रशासन से संबंधित पेरुंदरम यानी कि उस श्रेणी के अधिकारी वर्ग के लोगों को हम लोग पेरुंदरम बोलते हैं। सिरुत्रम यानी कि निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग को ओकानायकम को यानी कि मुख्य सचिव, विद्याधिकारी यानी कि प्रेषक, लिपिक यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3, 4 है। देखिए यहाँ पर भी आपको ही बताना है कि ये प्रशासनिक विभाग है उसके समतुल्य है। मंडलम यानी कि प्रांत को बोला जाता है। बालू नाडु यानी कि कमिश्नरी को बोला जाता है। नाडु यानी कि जिला को बोला जाता है, यानी कि कुर्रम यानी कि ग्राम समूह को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। इधर भी वही मिलाना है। उरार का मतलब हुआ उर गांव यानी कि सामान्य ग्राम की सभा। 2 पार्ट में डिवाइड था ना सभा, एक उर्व को बोलते थे, दूसरा को सभा यानी कि महासभा के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें उच्च कास्ट के जो भी व्यस्त लोग थे, जवान लोग थे, वो आया करते थे। सभा यानी कि महासभा, ब्राह्मणों को दान दिया गया गांव। देखिए सही है। नागरम यानी कि नागर की व्यापारियों की सभा को बोला जाता है। पुग शिल्पियों की, शिल्पकार जो भी थे उनकी सभा को बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता है? तो ए कहा जाता है वरीयम। क्या कहा जाता है? वरीयम। कार्यकारी समिति को वरीयम के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी मिलता है उत्तर मेरू के जहाँ से प्राप्त हुआ था। क्या नाम है? उत्तर मेरूर। चोल वंश, चोल काज में कडिमय का अर्थ क्या है? तो कडिमय का अर्थ आपका है भू राजस्व यानी कि लगान।
चोल काल में नौसैनिकों का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो ये श्रेय जाता है आपका राजेंद्र प्रथम को। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो विशेष उपाधि, ये उपाधि का नाम था क्षत्रिय शिखामणि। क्या नाम था? क्षत्रिय शिखामणि। परैया का अर्थ क्या है? परैया का मतलब है अछूत। क्या मतलब है? अछूत। चोल साम्राज्य के काल में सिक्के को हम लोग क्या कहते थे? सिक्कों को हम लोग बोलते थे कलंज। क्या बोलते थे? कलंज। चोल खाल का कलंज बोलते। कुलुंज क्या बोलते थे? कुलुंजू। कुलुंजू सिक्कों को हम लोग बोलते थे। चलिए, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि को क्या बोला जाता था? तो ये बोला जाता था प्रभु मान्यनम। क्या बोला जाता था? प्रभु मान्यनम। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया? तो ये त्योहार आयोजन जो किए थे उनका नाम है लोक महादेवी। क्या नाम है? लोक महादेवी। चीन की व्यापारिक दूत भेजने वाली चोल सम्राट कौन थे? चीन में जो व्यापारियों का व्यापारिक दूत भेजे थे उनका नाम था क्या? राजा राज प्रथम के शासनकाल में भी गया था, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में भी गया, और कुलोत्तुंगा चोलिस प्रथम के शासनकाल में भी गया। यानी कि जो भी ऑप्शन हो जाएगा डी। सभी राजाओं के साथ चीन के साथ बहुत ही मित्रतापूर्ण संबंध थे। नाना देशी निगम क्या था? तो नाना देशी निगम था दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। क्या था? जो दूर व्यापार के सिलसिले में भारत से लोग चीन जाते थे, मध्य एशिया के तरफ जाते थे, अरब देश जाते थे, साथ ही आपका इंडोनेशिया मलेशिया के तरफ जाते थे। तो इसके लिए एक व्यापार मंडल का स्थापना किया गया था जिसे हम लोग नाना देशी निगम के रूप में जानते हैं। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा? फर्ग्यूसन किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैव्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा भी किया। एक कहना है आपका चोल स्थापत्य कला के बारे में। चोल के समय में जो इतना भी स्थापत्य कला, मूर्ति निर्माण से लेकर एक से एक मंदिर का निर्माण किया गया, वो बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का रहा। तंजौर का बृहदेश्वर यानी कि राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। गंगैकोंडा चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे, तो इस साहब का नाम था आपका चायगोंडर। क्या नाम था? चायगोंडर शामिल नहीं थे, कुंभन शामिल थे, कुट्टन शामिल थे, और पुगलेंदी भी शामिल थे। तो अब मिलाना है आपको। इसमें ग्रंथ है और ग्रंथकार का नाम दिया हुआ है। पहले जो ग्रंथकार हैं कंबन, कंबन क्या लिखे थे? तो इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है रामायणम या फिर रामावतारम भी बोल सकते हैं। और कुट्टन यानी कि ओट कुंटन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम आपका है पिलाई तामिल। और उसके बाद जो ग्रंथ लिखा गया है वो लिखा गया है पुलगेंदी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम है नलबेलवा। क्या है? नलबेम्बा। ठीक है, चलिए। किसने ऋगार्थ दीपिक यानी कि ऋग्वेद पर टीका की रचना की? ऋग्वेद पर टीका की जो रचना करने का श्रेय जाता है वो श्रेय जाता है आपका वेंकटेश माधवन को। किन्हें जाता है? वेंकटेश माधवन को ये श्रेय जाता है। दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें राज्य है, राज्य वंश है, इधर राज्य क्षेत्र है। इसका आपको जवाब देना है कि कौन सा राज्य क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो
काकटीय यानी कि वारंगल के राज्य क्षेत्र में आता है। यादव यानी कि देवगिरी से संबंधित है। होयसल द्वार समुद्र, और कि शिलाहार जो है आपका कोंकण यानी कि महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 117 पे आइए। देखिए काकटीय किससे संबंधित है? तब प्रोल राज्य द्वितीय से यादव किससे है? भिल्लम पंचम से। होयसल किससे है? तो विट्टी गट्टम विष्णुगुप्त से। यानी कि 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है आपका CGL लेवल के एग्जाम में तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कमीशन लेवल के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका का नाम था? तो ये महिला शासिका थी आपका काकटीय। क्या नाम था? काकटीय। प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? तो राजराजा प्रथम का मूल नाम था आपका अरिमोलिवर्मन। क्या नाम था? अरिमोलिवर्मन। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी करवाया? किनके साथ? सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी करवाया। ये आपका UPPS प्री में पूछा हुआ है, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम हो जाएगा। कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 120 क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। अगर चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पे एविडेंट क्लासेस सर्च करना है। फेसबुक पे एविडेंट क्लासेस आपको सर्च कर लेना है और उसमें भी ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ठीक है। इविडेंट क्लासेस का टेलीग्राम भी ग्रुप है, वहाँ भी आप ऐड हो जाइएगा। इविडेंट क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ भी आप ऐड हो सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।